एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। एग्जामिनेशन सीजन है, बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं, है ना। पढ़ाई करिए। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में जितने भी डेरिवेशन आपको करवाने थे मैंने करवा दिए, सारे सभी फॉर्मूलेस के। अब हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए आगे, डिफरेंट मोड ऑफ फेलियर ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मोड ऑफ फेलियर ऑफ मटेरियल। ठीक, एक चीज ध्यान दो, आपके पास जनरली आप अपने अगल बगल अगर देखेंगे दो ही तरह का मटेरियल दिखेगा। एक ऐसा मटेरियल जो कि ब्रिटल इन नेचर है, एक ऐसा मटेरियल जो कि डक्टाइल इन नेचर है। यही दो तरीका मटेरियल हमको अपने अगल बगल दिखता है, या तो ब्रिटल या तो डक्टाइल, जिसको हम एज ए कंस्ट्रक्शन पर्पज यूज करते हैं। ठीक, अब सुनो बात ध्यान से। जो ब्रिटल मटेरियल है, इमेजिन करो वो टेंशन में वीक है ना यार। ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, उस पर लोड लगाएंगे वो टेंशन में तुरंत फेल हो जाएगा अगर हम टेंसाइल लोड लगाएंगे। ब्रिटल मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा होती है ब्रिटल मटेरियल की, और शियर स्ट्रेंथ ब्रिटल मटेरियल का टेंशन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बीच का होता है। एट द सेम टाइम अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ इन टेंशन कंप्रेशन दोनों में अच्छा होता है, और शियर स्ट्रेंथ अगेन शियर में वीक होती है। समझ में आ रहा है बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट जो कि मैंने आपको लिखवा दिया है नोट में पहले ही। जनरली ब्रिटल मटेरियल आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, whereas its shear strength is in between its compressive and tensile strength। किसके लिए? ब्रिटल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ बट वीक इन शियर। समझ में आ रहा है? लिखिए। ठीक है, लिख लिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये चीजें सीधा सीधा आपको ध्यान रखना, बाबू एग्जाम में पूछ लेता है। पहले एक एक करके देखेंगे। ब्रिटल मटेरियल किस तरह से फेल करता है, टेंसाइल मटेरियल किस तरह से फेल करता है। ठीक, ब्रिटल मटेरियल पे कंप्रेसिव लोड लगा है तो फेलियर कैसा होगा, ब्रिटल मटेरियल के ऊपर टेंसाइल लोडिंग लगाए तो कैसा फेलियर होगा, डक्टाइल मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव लगाए तो कैसा फेल होगा, डक्टाइल मटेरियल के ऊपर टेंसाइल लोडिंग लगाया है तो कैसा फेल होगा। ये चार बातें पहले सीधा सीधा पढ़िए। ब्रिटल मटेरियल सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। आपको मालूम कंप्रेशन है ब्रिटल मटेरियल के ऊपर, कंप्रेसिव कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग है ना, वो जितना भी कंप्रेशन लगा वो झेलेगा। तब जब झेलेगा तो फेल होगा कंप्रेशन में? नहीं, तो फेल किस में हो जाएगा? शियर में। ठीक है, और मैक्सिमम शियर क्या? 45 डिग्री पे। ठीक है, सिंस ब्रिटल मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन हेंस फेलियर विल बी ड्यू टू शियर विच इज एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बोलोगे सर 45 डिग्री वाला गेम समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। अरे जहां शियर मैक्सिमम होगा उधर ही फेल होगा ना यार। देखो, तो मान लो एक कोई बार है, अभी तो यही सब फॉर्मूला हमने डिराइव करवाया था। लॉजिक देखो, बस तुमने एक कंप्रेसिव लोड लगा दिया, टेंसाइल नेचर का नहीं लगाते हुए हम बोल दिए कि ये कंप्रेसिव लोड सिग्मा स्ट्रेस लग रही है, आपकी कंप्रेसिव लग रही है, तो जिस प्लेन पे लग रही है उस पे केवल सिग्मा लग रही है। मतलब वो जो प्लेन है गिवन प्लेन इज प्रिंसिपल प्लेन, तो प्रिंसिपल प्लेन से कितना एंगल? 45 डिग्री पे ना बाबू। पे यू गेट ए प्लेन ऑन विच शियर इज मैक्सिमम, टाउ मैक्स। और ये टाउ मैक्स का वैल्यू इधर कितना हो जाएगा? सिग्मा बटा 2। तो वो टाउ मैक्स के कारण फेल हो जाएगा शियर में एट 45 डिग्री द ब्रिटल मटेरियल सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। समझ गए? लॉजिक भी क्लियर? नोट करना है तो साइड में नोट कर लो। आगे, ब्रिटल मटेरियल सब्जेक्टेड टू टेंशन। सीधी बात है, टेंशन झेल नहीं पाएगा, टेंशन लगाओगे फेल हो जाएगा। फेलियर सीधा 90 डिग्री पे, मतलब दो पार्ट सेपरेट हो जाएगी, घींचोगे सेपरेट हो जाएगी, है ना। तो सिंस ब्रिटल मटेरियल इज वीक इन टेंशन hence failure will be due to tension only and failure plane is at 90 degree to the longitudinal axis। ये जो हम डिग्री विग्री बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, आगे समझ में आएगा डायग्राम।
दोनों बातों को नोट डाउन करिए। ये देखो पहला डायग्राम, कि ब्रिटल मटेरियल है, इस पे कंप्रेशन लग रहा है, तो देखिए जो फेलियर हुआ 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके रेस्पेक्ट में ये जो फेलियर प्लेन है 45 डिग्री का एंगलवा बना रहा है, समझे? लिखो, डायग्राम बनाओ, आसान है, आसान है। ब्रिटल मटेरियल इन टेंशन, ब्रिटल मटेरियल था, टेंसाइल लोड लगाया, बीच से चटक गया, ऐसा फेलियर होगा, समझे क्या? बना लो डायग्राम। ओके, अरे तो ये सब ध्यान रखना, ये एग्जाम में सीधा पूछेगा कि ब्रिटल मटेरियल था, उस पर टेंसाइल लोडिंग आपने लगाया, तो फेलियर प्लेन का एंगल कितना विद रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस? 90 डिग्री, 45 डिग्री, सीधा यही पूछेगा स्टेटमेंट बना के, है ना? या तो ब्रिटल मटेरियल पे टेंशन लगाए तो फेलियर किस कारण से होगा? टेंशन के कारण। ब्रिटल मटेरियल पे कंप्रेशन लगाए तो फेलियर किस कारण से होगा? शियर के कारण। ये ओके। आज क्या है, गांव में भोज है, निमंत्रण देने आया था। हे हो हकारो देशियों, अभी जा ऐसे बोलता है ना भोजपुरी में, है ना? मैं नहीं जाता यार। डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू टेंशन, ठीक है। बात ये नहीं है कि मैं गांव में नहीं जाता हूँ, शहर में भी नहीं जाता हूँ भोज भात में। अपना जो खास कोई मित्र का शादी वादी ऐसा है तो गया हूं, लेकिन वो भी क्या, क्लासमेट सबका तो बिल्कुल भी नहीं, वो भी क्या AEE कोई बड़ा बड़ा है ना, फोन कर करके थक गया, समय नहीं है यार, जाएंगे किधर से? डक्टाइल मटेरियल देखते हैं, गांव का है, गांव गांव समाज में है ना। डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू टेंशन, देखो सीधी सी बात है, डक्टाइल मटेरियल टेंशन में है तो इस पे तुम टेंसाइल लोडिंग लगाओगे डक्टाइल मटेरियल पे, तो टेंशन में तो स्ट्रांग है, टेंशन को कैरी करेगा, तो फेल किस में करेगा? शियर में। तो शियर वही 45 डिग्री एंगल पे डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, थोड़ा फेलियर अलग टाइप का होता है। डक्टाइल मटेरियल है, तुम लोड लगाते चल रहे हो, उसका इल्डिंग होते चल रहा है, वो इलोंगेट होते चल रहा है, इलोंगेट होते चलेगा, इलोंगेट होते चलेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील याद करो, बीच में नेकिंग हो जाती है, पतला होने लगता है एक जगह पे क्रॉस सेक्शन, पतला होते 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 और टेंसाइल लोडिंग लगाते चलोगे, फिर एक टाइम पे फ्रैक्चर हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी। तो जो फेलियर होती है ना, एक तरफ गड्ढा हो जाता है, एक तरफ कोन जैसा बन जाता है, तो कप एंड कोन फेलियर इसको बोलते हैं। लेकिन जो फेलियर प्लेन का एंगल है वो वही 45 डिग्री रहता है विथ रेस्पेक्ट टू योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये डायग्राम ये बना लीजिए, लिख लीजिए। फेलियर किस कारण से हो रहा है? शियर पे, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 45 डिग्री पे एंगल बनाता है, और फेलियर का टाइप क्या है? कप एंड कोन फेलियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव आ चुकी है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ब्रिटल मटेरियल पे कंप्रेशन लगाएंगे तब वो शियर में फेल करेगा, डक्टाइल मटेरियल पे टेंशन लगाएंगे तब वो शियर में फेल करेगा, दोनों 45 डिग्री पे, लेकिन एक में नॉर्मल, एक में कप एंड कोन टाइप फेलियर, ठीक है। अब तुम्हारे पास डक्टाइल मटेरियल है, तुम लगा रहे हो कंप्रेशन, कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग भाई अपना, लगा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, तुम्हारे फेल नहीं हो रहा है, क्या होगा? फेलियर कैसे निश्चित होगा? कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो तो देखो शियर में फेल कर जाएगा क्या, जैसा ब्रिटल मटेरियल करता था? ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा शियर में फेल। ब्रिटल मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहीं बहुत ज्यादा है ना। अरे जैसे कंक्रीट वगैरह मान के चलो, उसमें वॉइड वगैरह रहता है ना, आप लोडिंग लगाते चल रहे हो, लोडिंग लगाते चल रहे हो, वो वॉइड वगैरह दबता है, लोड वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसी तरह का कुछ बिहेवियर है। डक्टाइल मटेरियल में जब आप कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो वो शियर में यहां पर भी फेल नहीं करेगा, तो वो कंप्रेशन में ही बेसिकली फेल करेगा, लेकिन कैसे? कंप्रेशन में फेल करेगा तो कैसे? एक्चुअली क्या है, क्रॉस सेक्शन दबना चालू हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन दबेगी, मतलब दबा रहे हो तो ये दबना चालू हो जाएगा, और बीच से क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाएगा, उभर जाएगा, बल्जिंग, या इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन इल्डिंग के कारण फेलियर। मतलब कंप्रेसिव लोड लगाते चल रहे हो, लगाते चल रहे हो, वो कंप्रेसिव लोड को झेल रहा है, झेल रहा है, झेल रहा है, फाइबर्स मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस झेल रहे हैं, उससे ज्यादा लगा दिए, फेल हो गया। फिर उसके नीचे का
जो मटेरियल है ना, उस पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जाएगा, उससे ज्यादा हो गया वो फेल हो गया। इस तरह से पूरा एक इलाके में कंप्रेशन इल्डिंग हो जाता है, जहां पर क्रॉस सेक्शन लगता है कि जो अगल बगल, मतलब ये बार है मान लो, तो इसके अगल बगल ये नॉर्मल क्रॉस सेक्शन रहेगा, या बीच में कहीं पर जहां पे फेलियर होगी, जहां पे कंप्रेशन इल्डिंग होगी, वहां पे थोड़ा क्रॉस सेक्शन फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बल्जिंग हो गई है और यहां से फेल हो जाएगा, तो वो लोड लेने के लायक नहीं रहा फिर। समझे क्या? ऐसा होता है बल्जिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलता है। और ये जो फेलियर हो रही है बेसिकली कंप्रेशन इल्डिंग के कारण हो रही है, ड्यू टू क्रस्टिंग, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे मटेरियल जो है, पार्टिकल्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस होके टूट जा रहे हैं। जैसे कंक्रीट का बात, गिट्टी एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस होके टूट सकता है, और बाकी कुछ नहीं, वही बात है। समझे? लिख लो। अब बात करते हैं कि स्पेशल कंडीशन का। दिस इज योर स्पेशल कंडीशन, फेलियर अंडर प्योर शियर। प्योर शियर में दो चीजें हैं, अगेन डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो एक एक करके देखेंगे। देखो ध्यान दो, यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका लॉजिक समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि प्योर शियर कंडीशन डेवलप कब होगा, कब होगा, किस तरह का लोडिंग। अगर हम इस रॉड पे, जैसे ये शाफ्ट है मान लो, एक सर्कुलर रॉड है मान लो, तो इस तरह के रॉड पे हम किस तरह का लोडिंग लगाएं कि प्योर शियर कंडीशन ही डेवलप, मतलब और कुछ नहीं, केवल मटेरियल के ऊपर, मेंबर के ऊपर शियर ही शियर। कैसा कैसा लोडिंग होना चाहिए, याद करो, ध्यान दो, मैंने बताया था जब हम टॉर्सन लगाते हैं, टॉर्क, ये शाफ्ट है, इसको फिक्स कर दिया, पकड़ लिया, इधर में टॉर्क लगा दिया, ट्विस्टिंग मूवमेंट, इस कारण से ना शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। और जिस डायरेक्शन में तुम लगाओ वो टॉर्क, उसी डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। जैसे ये टॉर्क मैंने ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा दिया। ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या है? मूवमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये देखिए, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ट्विस्टिंग है कि नहीं है ना। तो मूवमेंट अबाउट ट्विस्टिंग एक्सिस, मूवमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट हमने लगाया, तो जिस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट है, उसी डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो टाउ। समझ में आ रही है? जब मैं एक स्ट्रेस एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करूंगा, शियर स्ट्रेस में तो बोला था 2 डायमेंशनल एग्जिस्ट करता है, इधर ये टाउ, तो इक्विलिब्रियम इधर, फिर कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, ऐसा ऐसा। तो इस तरह का शियर स्ट्रेस एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो डक्टाइल मटेरियल है, टेंशन कंप्रेशन में तो स्ट्रांग है ही, शियर कहां पे डेवलप हो गया? 90 डिग्री पे, तो यही तो काट देगा ना मटेरियल को। तो यही तो लिखा हूं, डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू प्योर शियर विल फेल इन शियर ओनली, दैट इज इट विल फेल अंडर मैक्सिमम शियर विच इज एट 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। देखो इनके बीच में एंगल कितना, ये शियर का, डायरेक्ट शियर का लाइन ऑफ एक्शन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यही काट देता है, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, ये अगर कोई डक्टाइल मटेरियल था, ठीक है, तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाएगी, ये शियर हो जाएगी ड्यू टू दिस शियर स्ट्रेस। और ये शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स ही होगा, है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो कि 90 डिग्री पे डेवलप होगा। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से फेलियर प्लेन विल मेक ए एंगल ऑफ 90 डिग्री। बना लीजिए डायग्राम। समझ गए ना ये बात को? उम्मीद करता हूं बना लिया होगा। अब ध्यान देना है, ब्रिटल मटेरियल सब्जेक्टेड टू प्योर शियर फेल्स, प्योर शियर लेकिन ब्रिटल मटेरियल है, तो प्योर शियर का केस के लिए वही चीज, टॉर्सन आपने लगा दिया, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे उसी डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स डेवलप हो जाता है। तो ये अगर टाउ मैक्स, इधर भी टाउ मैक्स, फिर ये कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, है ना, ऐसा ऐसा, ये कंप्लीमेंट्री वाले हैं, दिस आर कंप्लीमेंट्री, क्योंकि शियर स्ट्रेसेस की बात हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। अरे सिंपल सी बात है यार, ये स्ट्रेस एलिमेंट इधर डेवलप हुआ तो इधर होगा, ये तो हुआ,
अब ये एलिमेंट क्या इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? नहीं है ना, रोटेट कर जा रहा है। देखो एक कपल डेवलप होते हुए नजर आ रही है, रोटेट कर जा रहा है। तो हम सोम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर में सारा कंडीशन है। तो टू सेटिस्फाई द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, तो मोमेंट इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, किसी भी एक कॉर्नर पे, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, ये डेरिवेशन तो करवा रखा है। तो यहाँ से फिर हमको एक कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस निकल के आते हैं जो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसका डेरिवेशन करवाया था कि नहीं करवाया था? करवा दिया। तो यही वो कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस है। तो ध्यान दो, ब्रिटल मटेरियल पे तुमने लगाया टॉर्सन, शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ मैक्सिमम। ये तो ये जो प्लेन जिस पर टाउ मैक्स डेवलप हो रहा है, ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर है ना। दिस इज योर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। याद करो अभी थोड़ा देर पहले, मतलब या लास्ट क्लास में प्योर शियर कंडीशन हम पढ़ाए थे वहां पे, या उससे या ऐसे भी नॉर्मली हम पढ़ाए थे तो बताए थे प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे 45 डिग्री एंगल पे हमको प्रिंसिपल प्लेन मिल जाता है। उस प्लेन पे आपको क्या मिलेगा? नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। उस प्लेन पे शियर नहीं होगी आपकी, उस प्लेन पे मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस। और वो जो नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये एंगल एट 45 डिग्री मिल जाएगा। यहां पे हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या मिलेगा? एक जो प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा वो टेंसाइल मिलेगा। देखो ध्यान दो, सिग्मा 1 मान के चलो, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? यही जो टाउ मैक्स लग रहा है इसी का वैल्यू, या फिर ये जो शियर स्ट्रेस तुम टाउ एक्स वाई बोलोगे या टाउ मैक्स जो भी बोलोगे, है ना। एक प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको टेंसाइल मिलता था और एक प्रिंसिपल स्ट्रेस इसके भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट इज ये वाला एक्सिस लाइन के नॉर्मल एक लाइन बनाओ, इसके अलोंग कंप्रेसिव, इस वाले प्लेन पे तुमको कंप्रेसिव मिल जाएगा, मिल जाएगा सिग्मा 2। ये टेंशन, ये कंप्रेशन। अब मुझे ये बताओ, मटेरियल कैसा? ब्रिटल, वीक इन टेंशन। तो जब आप टॉर्क लगाएंगे, प्योर शियर कंडीशन है, तो टेंशन तो डेवलप हो रहा है ना 45 डिग्री पे। तो टेंशन के कारण, और ये टेंशन जो है डायगनली लग रहा है, देखो इस एलिमेंट का डायगनल के अलोंग ये टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रही है कि नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायगनल टेंशन। और ये जो कंप्रेशन, इसको हम बोलते हैं डायगनल कंप्रेशन। ध्यान रखना ये दो टर्म यूज होता है, डायगनल टेंशन, डायगनल कंप्रेशन। डायगनल कंप्रेशन की एक कॉन्सेप्ट आती है आरसीसी में, ठीक है, वहां पे आप समझेंगे। और ये आपका डायगनल टेंशन, अरे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो लिमिट है कंक्रीट का, वो डायगोनल टेंशन पर बेस्ड ही है, समझ गया। और ये डायगोनल कंप्रेशन पर बेस्ड, और ये डायगोनल टेंशन, क्योंकि कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन। तो स्ट्रांग इन कंप्रेशन मतलब कितना कंप्रेसिव लोड लगा दो, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लगा दोगे क्या? अनलिमिटेड लगा दोगे क्या? नहीं, उसकी भी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट कौन डिसाइड करता है? ये डायगोनल कंप्रेशन, समझे। यहां पे ब्रिटल मटेरियल था, तो फेलियर किस में हो जाएगा? टेंशन में वीक होता है ब्रिटल मटेरियल, तो डायगोनल टेंशन के कारण फेल हो जाएगा। तो फेलियर एंगल क्या बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान दो, बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। तो ये जो फेलियर होता है ना, इसको हम बोलते हैं हेलिकल फेलियर। मतलब ये इसका जो फेलियर होगा इन प्रैक्टिकल जब देखा जाता है, तो इस तरह से कुछ ये हेलिक्स बनाते हैं, एक मतलब इस तरह से ये फेल हो जाता है, हेलिकल फेलियर बनती है, इस तरह से वो क्रैक्स डेवलपमेंट हो जाती है और वो फेल हो जाता है मटेरियल आपका, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पे आपका टेंशन क्रैक्स डेवलप होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो हेलिकल फेलियर इसको बोला जाता है। तो इस तरह का कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलता है, हेलिकल फेलियर। कोई बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात नहीं, है ना। तो ये डायग्राम बना लो, और एक बना लो ये कि जैसे ये शाफ्ट है, तो जो फेलियर प्लेन आपको दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, ठीक है, इस तरह का एक स्लोपिंग पर आपको दिखेगा। एक मिनट रुक जाओ,
है ना, इस तरह से कुछ। दिस इज योर फेलियर प्लेन। फेलियर प्लेन एंगल कितना, एंगल आपका यही, ये अगर ये फेलियर प्लेन के ऊपर एक लाइन में ड्रॉ करूं, यहां से लेके ये इसका, ये हॉरिजॉन्टल वाले का एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो यही तो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। कहने का मतलब ये अगर 45 डिग्री तो ये भी तो 45 डिग्री है बाबू, नीचे वाला। तो विद रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस उसका एंगल क्या 45 डिग्री। तो ये आपको फेलियर प्लेन दिखेगा, और फेलियर इज ड्यू टू डायगोनल टेंशन। और इस तरह का फेलियर को हम कहते हैं हेलिकल फेलियर। मतलब क्यों, ये आपका फेलियर प्लेन्स होंगे, है ना, कहने का मतलब है ये 45 डिग्री पे हर एक जगह ड्यू टू टेंशन फट जाएगा आपका मटेरियल लेंथ के अलोंग। ठीक है, तो उसको जोड़ोगे तो इस तरह से कुछ हेलिक्स जैसा आपको दिखेगा, इसलिए हम इसको हेलिकल टाइप ऑफ फेलियर कह देते हैं। मालूम हुआ लॉजिक क्या था इसके पीछे, क्यों इस तरह से फेलियर हो रहा है, टेंशन के कारण। ये है आपका विलन। यहाँ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं होना है, ठीक है, नोट डाउन करिए। नोट करिए, क्वेश्चन करो न्यूमेरिकल। A shaft subjected to torsion experiences a pure shear stress tau on the surface। एक कोई शाफ्ट है, ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड। शाफ्ट मतलब होता है एक रॉड जिसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, उसको जनरली हम शाफ्ट बोलते हैं, है ना। प्योर शियर के कारण तो आपका ये जो फेस होगा इस पे आपको शियर स्ट्रेस टाउ डेवलप होगा। पूछ रहा है द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस विच एक्ट एट 45 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी हमने देखा था यहां से 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे एक टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस एक्ट करेगा इस प्लेन के ऊपर, जो कि होगा सिग्मा 1, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसकी वैल्यू क्या होगी, और जो नेगेटिव वाला होता है कंप्रेसिव वाला उसको बोलते हैं मिनिमम, है ना, सोम के टर्म्स में। और ये डायगनली लग रहा है तो डायगनल टेंशन, वो भी डायगनली लग रहा है तो डायगनल कंप्रेशन। तो द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस विच एक्ट एट 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस विल हैव वैल्यू ऑफ कितना, क्या वैल्यू होगा, तो सिग्मा 1 का वैल्यू वही टाउ होना चाहिए, फॉर्मूला में तो टाउ है नहीं, तो है क्या 2 cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री कितना 1/√2, तो 2 गुना 2 नहीं, ये टाउ है ना, टाउ cos 45 डिग्री, तो टाउ गुना 1/√2 होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, 2 टाइम्स टाउ cos 45 डिग्री, 2 गुना 1/√2 मतलब 2/√2 इंटू टाउ होगा, ये भी नहीं होगा। इसी तरह से ये वाला वैल्यू देखो, टाउ cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो टाउ इंटू cos स्क्वायर मतलब 1/2, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगी, तो टाउ बाई 2, ये भी होगा, नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्यों, यहाँ पे क्या है 2 गुना टाउ, ठीक, cos 45 माने 1/√2, sin 45 माने 1/√2, ये खत्म, क्योंकि √2 इंटू √2 2, तो 2/2 खत्म, तो बचा क्या टाउ, तो होगा। इस तरह से बस सिंपल घुमा के डाल दिया था। 1 नंबर का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन देख रहे हो विनोद। लॉजिक अगर हमको मालूम है, सिस्टम आ रहा है, चीज हम जान रहे हैं, तो सवाल हम समझ के आंसर आसानी से कर पाते हैं। इन सब चीजों को याद करने का कोई मतलब है क्या, अरे ये वाला क्वेश्चन का आंसर इतना हो, क्या मतलब बनता है उसका। लेकिन अधिकतम बच्चे ये करते हैं, जो कि गलत है, समझे, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन पढ़ो, लिखो क्वेश्चन को पहले, सिंपल है। 2 प्लेन है आपका, ए बी है,
AC है, आर एट राइट एंगल, एक्टेड अपॉन टेंसाइल स्ट्रेस 140 इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एक कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ऑफ 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज आल्सो एक्टेड. मतलब जो प्लेन दिया है वहां पे शियर स्ट्रेसेस भी है, मतलब जो गिवन प्लेन है क्या वो प्रिंसिपल प्लेन है? नहीं है, है ना. ये अपना कौन सा वाला केस, ये केस शायद जो हमने किया था केस 2D में, केस नंबर 3 वाला, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो आया वहां से सॉल्व होगा. डिटरमाइन द फॉलोइंग. पहला प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बताइए, एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन बताओ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ये 3 चीजें बताइए. तो यहां से देखते हुए अगर मैं एक्सिस आपको डिफाइन कर दूं, जो जनरली हम डिफाइन करते हैं 2D में, ये सिग्मा एक्स हम कह देते हैं, मतलब सॉरी ये एक्स डायरेक्शन कह देते हैं, और ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन. ये एक्स कह दिया, ये वाई कह दिया. तो यहां से देखते हुए हमको ये पता चल रहा है सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना, प्लस 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ध्यान दो, छोटा सा सवाल है यार, है ना. सिग्मा वाई इक्वल टू कितना, माइनस कंप्रेसिव है नीचे, और हमने जो डेरिवेशन किया था अपना टेंशन को लेके किया था, तो यहाँ क्या लिखूंगा, सिग्मा वाई माइनस 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और जो शियर स्ट्रेस लग रही है टाउ एक्स वाई, ये इसका वैल्यू सीधा सीधा आपको एज ए 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही कंसिडर करना है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है ना. देखो टाउ पॉजिटिव एक्स फेस पे, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई फेस पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. तो दिस गिवन टाउ शियर स्ट्रेस इज योर पॉजिटिव. कर लिया कंसीडर, लगाओ फॉर्मूला. क्या निकालना है सबसे पहले, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. सिग्मा 1 पहला, सिग्मा 1 कोमा सिग्मा 2, जो फॉर्मूला हमने आपको दिया था क्या दिया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर, ध्यान दो, सिग्मा एक्स प्लस सॉरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर. यही था ना फॉर्मूला. तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना था 140 प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो प्लस सिग्मा वाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली माइनस में आ जाएगी, क्योंकि सिग्मा वाई आपका माइनस 70 बाई 2. प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर वाला निकालना है सिग्मा 1, मतलब यहाँ पे प्लस साइन कंसिडर करूंगा, रूट अंडर सिग्मा एक्स माने 140, यहाँ माइनस पहले से, तो ये प्लस में आ जाएगा आपका फिर 70 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू सिग्मा 1 का आपको निकल जाएगा 145.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर. समझे क्या. इसी में अब सिग्मा 2 आपको निकालना है, तो यही हो जाएगा आपका 140 माइनस 70 बाई 2, ये तो रहेगा, यहाँ पे आ जाएगी बस माइनस, रूट अंडर बाकी सब कुछ सेम, 140 प्लस 70 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर. तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, ये निकल के आ जाएगा माइनस 75. अब देखिए 0.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एक टेंशन में निकल जाएगा, एक कंप्रेशन में निकल जाएगा. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब कि इस बॉडी में, ये जो बॉडी है, जो स्ट्रेस एलिमेंट आपको दिया है, इस तरह का लोडिंग दिया है, इस तरह की लोडिंग के कारण ऐसा कोई भी प्लेन और नहीं होगा जिसके ऊपर सिग्मा 1 से ज्यादा का नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा हो. यही एक प्लेन होगा और इतना ही वैल्यू होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. मैक्सिमम वाला सेम मिनिमम के साथ. समझ गए. ये पहला खत्म. दूसरा, एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन बताया. तो एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था बाबू, tan 2 थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 1. तो पुट करो 35 डिवाइडेड बाई
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई करोगे 140 प्लस 70 210, तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा एक मिनट, यहाँ 2 था ना 2 टाइम्स टाउ एक्स वाई, 2 गुना 35, तो 70 बटा एक्स 210 1/3, तो 2 थीटा पी इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, थीटा पी इक्वल टू tan इनवर्स 1/3/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा, करंट चला गया कोई बात नहीं, 9 डिग्री 13 मिनट, इतना का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये थीटा P1 मिला मान लो, एक प्रिंसिपल प्लेन का एंगल थीटा P1। तो अब थीटा P2 निकालना है, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन का एंगल, जो कि इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे होगा, मतलब थीटा P1 प्लस 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, थीटा P1 प्लस 90 डिग्री, हम प्लस 90 डिग्री करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू अगर मान के चलो, ये वैल्यू आता तुमको 95 डिग्री या ये वैल्यू आता है 105 डिग्री, तब तुम माइनस 90 डिग्री करते तो और एक प्लेन तुमको मिलता उसका एंगल, लेकिन ये वैल्यू तो 90 डिग्री से कम ही मिला है ना, तो इसलिए आप ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो और एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिलेगा, जो होगा क्या, थीटा P2, जो कि कितना है 99 डिग्री 13 मिनट दिस। तो ये निकल गया आपका एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन थीटा P1 एंड थीटा P2। क्लियर है? अब क्या निकालना है आपको? अब आपको निकालना है तीसरा, मैक्सिमम शियर टाउ मैक्स। फॉर्मूला मालूम, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, यही होगा आपका मैक्सिमम शियर। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकता है, और हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला कौन सा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये भी तो मैक्सिमम शियर का ही फॉर्मूला है। तो जो टाउ मैक्स का वैल्यू होगा, ये कैलकुलेट करो, ये निकल जाएगा तुमको 110.335 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, एंगल ऑफ टाउ मैक्स कहां पर एक्ट कर रही है? एंगल ऑफ टाउ मैक्स प्लेन कहां पर एक्ट कर रही है बताओ? मान लो इसको बोलता हूं मैं थीटा टाउ मैक्स, तो ये होगा आपका थीटा प्रिंसिपल प्लेन प्लस 45 डिग्री पे, प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे है ना, तो 9 डिग्री 13 मिनट प्लस 45 डिग्री, मतलब क्या हो गया ये 54 डिग्री 13 मिनट, सॉरी हाँ, 45 9 54 डिग्री 13 मिनट, 13 आएगा या 21 आएगा भाई, देख लेना, 13 मिनट। ठीक है, एक एक प्लेन तो ये, फिर इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे और एक प्लेन होगा जिसपे भी, उसपे भी टाउ मैक्स लग रहा होगा, तो ये एक, और थीटा टाउ मैक्स 2, इसमें भी 90 ऐड कर दो, क्यों, ये 54 भी 90 से कम है, तो इसमें 90 ऐड करेंगे तब हमको दूसरा प्लेन मिलेगा, तो 54 प्लस 90 144 डिग्री 13 मिनट, ध्यान दो, ये निकल जाएगी आपकी प्रिंसिपल प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर की एंगल। सस्ता क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के कन्वेंशनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, समझ गए बात को? लाइट चली गई है इसलिए मैं रखता हूं, आप देखिए, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। ए होमोजेनस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल ऑफ साइज 20 into 20 into 20 centimeter cube is placed inside a rigid box of same size। ये साइज का एक इलास्टिक मटेरियल एक रिजिड बॉक्स जो कि सेम साइज का है उसमें प्लेस किया गया है, रखा गया। द टॉप ऑफ द बॉक्स इज ओपन, ऊपर का जो है बॉक्स का ऊपर वाला खुला हुआ है, एंड द मटेरियल इनसाइड इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऊपर से टॉप ओपन है तो टॉप से एक यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर लग रही है। एज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट,
जो इलास्टिक मटेरियल है और ये जो तुम्हारा रिजिड बॉक्स का सरफेस है, ये जहां कांटेक्ट में है इनके बीच में किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन मतलब समझो, जब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, इलास्टिक मटेरियल कंप्रेस होगा तो ये नीचे इसकी मूवमेंट कैसे डाउनवर्ड, तो अगर फ्रिक्शन होता है इन दोनों के बीच में तो क्या होता, ये सारे जो फेसेस हैं, ठीक है, इस पे शियर स्ट्रेसेस डेवलप होता है। तो नो फ्रिक्शन कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का शियर स्ट्रेस इन्होंने कंसिडर नहीं किया है। कहां पर? सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे। मतलब ये सारे जो प्लेन है, ये वाले प्लेन, ये वाले प्लेन, उधर वाला, नीचे वाला, है ना, इस पे फ्रिक्शन नहीं है, मतलब शियर स्ट्रेसेस नहीं है। मतलब ये सारे जो प्लेन हैं, इनडायरेक्टली कहना ये चाहता है कि दिस प्लेन्स आर योर प्रिंसिपल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन। इलास्टिक बॉक्स था, उसके अंदर का ये इलास्टिक मटेरियल मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। सॉरी, रिजिड बॉक्स था, उसके अंदर का इलास्टिक मटेरियल मैंने बाहर निकाला। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जब ये इलास्टिक मटेरियल दबेगा अंदर दैट कंप्रेसिव लोड ऑफ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये फैलने की कोशिश करेगी लैटरल डायरेक्शन में, लेकिन बॉक्स तुम्हारा रिजिड है तो वो फैल नहीं पाएगा। मतलब जो भी स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो स्ट्रेन होगा नहीं, रेजिस्ट हो गया, स्ट्रेस लगेगा कंप्रेसिव नेचर का, और जो स्ट्रेसेस लगेंगे वो इक्वल लगेंगे। कहने का मतलब है, जैसे वो तो मैंने सिग्मा वाई दिखा दिया, तो लेट्स सपोज ये जो स्ट्रेसेस हैं ये हो गए तुम्हारे सिग्मा एक्स, इधर से भी एक स्ट्रेस लग रही होगी जिसको हम सिग्मा जेड कह देते हैं। और ये बात एकदम क्लियर है, पहला पॉइंट कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा जेड, जो भी मैग्नीट्यूड है निकालेंगे। दूसरा पॉइंट कि अपस्लाइन इन एक्स डायरेक्शन एंड अपस्लाइन इन जेड डायरेक्शन इज जीरो, दैट इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन विल बी जीरो। क्यों? रिजिड बॉक्स का सरफेस है, रिजिड बॉक्स सरफेस इज प्रेजेंट, इसलिए है ना, लिख सकते हैं ऐसा। देखो सोम का खूबसूरती यही है, अरे पावर चला गया, वेल आगे अभी है ना, थोड़ा देर पहले ही करने गया था, फिर जा रहा, गांव में है ना, जाते आते रहता है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा था, कि सोम एक ऐसी पेपर है जिसमें तुम चीजों को देख के अपने हिसाब से इक्वेशन को लिख सकते हो, ठीक है, काफी अच्छी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग, दिमाग लगाने का यहाँ पे। ओके, तो ये सारी बातें हैं, वो तो मैंने ऐसे ही कर लिए, आगे क्वेश्चन हमने कंप्लीट भी नहीं किया है। फाइंड स्ट्रेसेस इन साइड फेस, कहने का मतलब स्ट्रेसेस इन साइड फेस निकालिए, मतलब यही सिग्मा एक्स एंड सिग्मा जेड का वैल्यू निकालिए। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ मैक्स का वैल्यू निकालिए। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, वो एवरेज होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के बाद उसका एवरेज कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, आपको ये मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसकी बतानी है, गिवन दैट E इक्वल टू इतना एंड पॉइजन रेशियो इक्वल टू इतना इस इलास्टिक मटेरियल के लिए। दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इलास्टिक मटेरियल। क्लियर है? तो एक एक करके सॉल्व करें, तो यहां तक लिखिए, ये चीजें तो आपको क्लियर हो ही गई हैं। अब निकालना आसान है, निकालना क्या है आपको मालूम है, सीधा सीधा कि स्ट्रेन जो होगा एक्स डायरेक्शन में जीरो, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन का इक्वेशन लिखेंगे, वहां से हमको चीजें सॉल्व हो जाएंगे। इक्वेशन 1 तो आपने लिख ही लिया है, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा जेड, है ना, नोट डाउन हो गया होगा आई थिंक। तो देखिए सॉल्व करते हैं। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो पुट करें, दैट इज अपस्लाइन एक्स इक्वल टू जीरो में पुट करूं, तो अपस्लाइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई ई। सिग्मा एक्स आपका नेचर है कंप्रेसिव, तो माइनस लग जाएगा, प्लस म्यू सिग्मा वाई बाई ई, प्लस म्यू, क्योंकि तीनों कंप्रेसिव है ना, तो म्यू सिग्मा जेड बाई ई, ये दोनों प्लस प्लस में आ जाएंगे, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड दोनों बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस सिग्मा एक्स बाई ई प्लस
म्यू सिग्मा एक्स बाई ई प्लस म्यू सिग्मा वाई बाई ई इक्वल टू 0। और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम क्या निकाल सकते हैं, म्यू माइनस 1 बाई ई टाइम्स सिग्मा एक्स प्लस म्यू सिग्मा वाई बाई ई इक्वल टू 0। यहां से सिग्मा एक्स इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई इंटू ई बाई म्यू माइनस 1 निकल जाएगा। यहां से ये गया, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितना निकल जाएगी भाई, एक मिनट तो ठीक है क्यों मेरे को लगा ये माइनस एक यहाँ पे अतिरिक्त आ रहा है तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, फिर नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ म्यू माइनस 1 है ना, म्यू का कितना वैल्यू है, पॉइजन रेशियो का 0.3, तो 0.3 माइनस 1 पॉइंट माइनस 0.7 आ जाएगा, तो नीचे का माइनस ऊपर का माइनस खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू अगेन यू विल गेट इन पॉजिटिव। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू माइनस 0.3 गुना 10 डिवाइडेड बाई माइनस 0.7। ठीक है, तो ये गए, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना बचेगा आपका, ये आप कैलकुलेट करेंगे 4.28 न्यूटन पर एम स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू 4.28 न्यूटन पर एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा जेड, और दोनों का नेचर कैसा, कंप्रेसिव। लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। तो आपने ये स्ट्रेसेस निकाले, तो आपको 3 स्ट्रेसेस मालूम हो गया, लिख लीजिए इसको, आगे करते हैं। तो ये जो 3D एलिमेंट था, एक 3D एलिमेंट था ना, यहां पर आपने 3 स्ट्रेसेस को निकाल लिए। कौन कौन से, ये आपको पहले से गिवन था, सिग्मा वाई कंप्रेसिव, आपने ये निकाला सिग्मा जेड कंप्रेसिव, आपने ये बताया सिग्मा एक्स कंप्रेसिव। ये जो स्ट्रेसेस आपने निकाला तीनों, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस एलिमेंट आपको मिला। किसी भी प्लेन पे ये जो स्ट्रेसेस लग रहा है, ठीक है, जिन प्लेन पे लग रहे हैं उन प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस नहीं है, दैट इज दिस प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन and the stresses are principal stress। that is सिग्मा 1 कह लो, सिग्मा 2 कह लो एंड सिग्मा 3 कह लो। सिग्मा 1 मान लो 10, सिग्मा 2 मान लो 4.28, सिग्मा 3 भी मान लो 4.2, ऐसा निकल के आ रहा है। ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सभी कंप्रेसिव नेचर के हैं। ओके, तो ये हो गया, आपने कैलकुलेट कर लिया पहला क्वेश्चन। सेकेंड, टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको बतानी है, तो ये क्या होगा, सुनिए, एक कंसेप्ट यहां पे बता रहा हूं, ध्यान रखना। टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे 3D सिस्टम है ना, तो मैक्सिमम ऑफ क्या, टाउ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन पे टाउ मैक्स कितना, टाउ वाईजेड प्लेन, टाउ एक्सजेड प्लेन पे मैक्सिमम कितना।
इन सभी का, इन तीनों का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या है इसका मतलब समझिए। टाउ एक्स वाई प्लेन विल बी इक्वल टू सिंपली सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। मतलब ये टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला है ना। टाउ वाई जेड प्लेन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड बाई 2। टाउ जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन कह लो या जेड एक्स प्लेन कह लो, है ना। चलो एक्स जेड ही लिख देते हैं। एक्स जेड प्लेन क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा जेड बाई 2। कैलकुलेट करो, सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना था, सिग्मा एक्स इक्वल टू 4.28 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। और एक चीज है, हम यहाँ पे मॉड के अंदर लेते हैं इसको, ठीक है, मॉड के अंदर, मतलब हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं, हमको बस पॉजिटिव लिखना है ना। मॉडुलस होता है यहाँ पे, दिस इज मॉड, मतलब हमको बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, प्लस माइनस से नहीं। तो ये क्या आ जाएगा 2.86 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सिमिलरली वाईजेड प्लेन में मैक्सिमम कितना, इतना, मतलब 10 माइनस वही 4.28 डिवाइडेड बाई 2, इसका मॉड, तो ये कितना, ये भी 2.86। एक्स जेड प्लेन में कितना 4.28 माइनस 4.28, अरे एक मिनट यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना, डिवाइडेड बाई 2, इसका मॉड, कहने का मतलब है 0। सो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 2.86 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्लियर है। अब तीसरी बात, जो मैक्सिमम शियर वाला प्लेन है इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस कितना है, तो मालूम है मैक्सिमम शियर कौन कौन से प्लेन में निकला है तुम्हारा, एक्स वाई प्लेन पे भी और वाई जेड प्लेन पे भी। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस जो इन प्लेन के ऊपर निकलेगा, इट विल बी नथिंग बट एवरेज ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन दिस प्लेन जो हमको निकला है, दैट इज सिग्मा एन विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। सिंपल सी बात है। कंप्रेसिव आएगा और दोनों पे, है ना, कंप्रेसिव ही रहेगा दोनों, कहने का मतलब है ये नॉर्मल स्ट्रेस एक टाउ मैक्स वाले प्लेन पे आपको इतना मिला, दूसरे वाले प्लेन पे भी तो सेम ही मिलेगा, सेम इन मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं, इतना एवरेज एवरेज वैल्यू। अब फोर्थ नंबर पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बतानी है। अपस्लाइन v इक्वल टू कितना, नहीं, चेंज इन वॉल्यूम बताना है। अपस्लाइन v इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v बाई v विच इज इक्वल टू अपस्लाइन इन x प्लस अपस्लाइन इन y प्लस अपस्लाइन इन z। अपस्लाइन इन x, अपस्लाइन इन y, अपस्लाइन इन z तीनों निकल जाएगा। क्यों, हमको तीनों स्ट्रेसेस का वैल्यू मालूम, ई मालूम, पॉइजन रेशियो मालूम। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दोस फार्मूला। कौन कौन सा फार्मूला, देखो, अपस्लाइन x लिखने का क्या फार्मूला निकलेगा, माइनस कंप्रेसिव है ना, तो माइनस सिग्मा एक्स बाई ई प्लस म्यू सिग्मा वाई बाई ई प्लस म्यू सिग्मा जेड बाई ई हो जाएगा। अपस्लाइन वाई क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा वाई बाई ई प्लस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई प्लस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। तो चीजों को कैलकुलेट करिए इस तरह से। अपस्लाइन जेड क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा जेड बाई ई प्लस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई प्लस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ये तीनों स्ट्रेन के वैल्यूज निकल जाएंगे, तीनों स्ट्रेन के वैल्यू को ऐड करो, ठीक है, आप इन तीनों स्ट्रेन के वैल्यू को ऐड करो, ओरिजिनल वॉल्यूम कैलकुलेट करो, शेप मालूम तुमको कितना 20 इंटू 20 इंटू 20 ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इनको ऐड करके ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा भी इन सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन का वैल्यू तो यूनिट लेस होता है। डेल्टा भी आपको किसमें निकल जाएगा,
सेंटीमीटर क्यूब में, समझ गए। या फिर आप सीधा ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो जो अपस्लाइन वी का अपने पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 माइनस 2 न्यू। सीधा सीधा आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, समझ गए। अब इस फॉर्मूला को जब आप यूज करोगे तो ध्यान रखना यहां पर सिग्मा एक्स का वैल्यू जो भी पुट करोगे ये -4.28 पुट करना, ये -10 पुट करिएगा, ये -4.28 पुट करिएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में आप सीधा मैग्नीट्यूड पुट करना क्योंकि वहां पे हमने कंप्रेसिव कंसिडर करके इक्वेशन को लिखा है, इसमें टेंशन कंसिडर करके इक्वेशन को लिखा था, बट मैग्नीट्यूड पुट करते वक्त कंप्रेसिव कंसिडर करेंगे तो माइनस पुट करके इक्वेशन को लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ई का वैल्यू तुमको मालूम क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा वी का वैल्यू है आपको ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, देखना ध्यान से, -0.93 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी नेगेटिव में आएगी, क्यों, उस मटेरियल के ऊपर चारों बगल से कंप्रेसिव स्ट्रेस तो लग रहे थे जिस कारण से वॉल्यूम आपका दबेगा, मटेरियल कंप्रेस होगी तो डिक्रीज इन वॉल्यूम है ना, तो -0.93 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दोज स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द इलास्टिक मटेरियल। समझ रहे हो इस इक्वेशंस को कैसे यूज करना है, ये चीज पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट डाउन करिए चीजों को, ये वाला नोट करो, ये है ना नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, एवरेज ऑफ स्ट्रेसेस, ये नोट करिए। फॉर द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल टू 40 एमपीए, sigma 2 equal to sigma y equal to 20 MPa. What are the values of maximum in plane shearing stresses and absolute maximum shearing stresses? Very important concept. प्लेन स्ट्रेस जब भी आपको बोले मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में लगने वाले स्ट्रेस, और वो प्लेन जनरली 2D होता है। तो प्लेन स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है इट इज बेसिकली 2 डायमेंशनल कंसेप्ट, ठीक है। इन प्लेन मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस, पहला इन प्लेन मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, गिवन प्लेन क्या है आपका एक्स वाई प्लेन, देखो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल टू 40 एमपीए गिवन है, सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू 20 एमपीए गिवन है। द गिवन प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, सो इन दिस एक्स वाई प्लेन व्हाट विल बी द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वैल्यू, इट इज वेरी सिंपल, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 दैट इज 40 माइनस 20 बाय 2 10 मेगापास्कल। दिस इज योर मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस, समझ गए बात को। सेकेंड चीज पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब उस पूरा का पूरा 3D एलिमेंट में लेट्स सपोज एब्सोल्युटली मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे बताऊंगा। पहले इन प्लेन मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्या है लिख लो, ओके। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन विल बी टाउ एक्स वाई विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, इट इज सिंपल। आप पुट करेंगे 40 minus 20 by 2, you will get 10 megapascal. This will be the maximum value of shearing stress in xy plane, that is in the given plane. Second question जो यहाँ पे पूछा है absolute maximum shearing stress, okay? अब absolute maximum shearing stress निकालते वक्त आपको एक 3D एलिमेंट कंसिडर करना है। भले ही यहाँ पे सिग्मा 1 इक्वल टू 40 का वैल्यू दे रखा है, कहने का मतलब है सिंपल सीधी सीधी मैं लिखता हूं कि सिग्मा एक्स इक्वल टू आपको 40 दे रखा है ना, सिग्मा वाई इक्वल टू 20 दे रखा है, तो और कुछ नहीं दिया, लेकिन हमको कंसिडर क्या करना है 3D, मतलब सिग्मा जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है नहीं दिया वैल्यू, मतलब इट इज 0। तो दीज आर द स्ट्रेसेस विल बी जो कि 3D में लग रहा होगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम ऑफ tau max equal to maximum of mod sigma x minus sigma y by 2, that is tau xy, sigma y minus sigma z by 2, that is tau yz, sigma x minus sigma z by 2, that is tau xz। तो इनमें से क्या मैक्सिमम आ रहा है देखो, मॉड में हम लेके चल रहे हैं, मतलब बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। सिग्मा x माइनस सिग्मा y करोगे तो अभी तो देखा हमने 10 मेगापास्कल आ रहा था,
सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा वाई का वैल्यू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड जीरो, सिग्मा वाई का वैल्यू कितना था 20, तो 20 माइनस 0/2 ये भी आ रहा था आपका 10 मेगा पास्कल। नाउ इन एक्स जेड प्लेन सिग्मा एक्स 40, सिग्मा जेड 0, तो 40/2 20 मेगा पास्कल। ध्यान दो ये जो वैल्यू है this is your absolute maximum shearing stress that can be developed in this particular element. Okay, absolute maximum तो क्या समझ में आ रहा है? इन प्लेन मैक्सिमम अगर पूछे तो जिस प्लेन का बात कर रहा है उस प्लेन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल के बताओ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछे तो जो भी तीन प्लेन है, यहां पे तीन प्लेन दिख रहा है ना, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, इन तीनों में मैक्सिमम आपको बतानी है जो कि होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेसेस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। एक मिनट जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये हो गया, अभी हमने जी भर के। कैसा लग रहा भाई पढ़ने में? समझ में आ रहा है ना चीज? देखो इतना सारा चीज बता देंगे, अब से लेके पढ़ने के बाद लाइफ लॉन्ग कोई भी एग्जाम हो किधर भी इंडिया भर में, क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्ट से नहीं छूटेंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो मैं अभी क्लास पढ़ाते वक्त करवा रहा हूं, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि मिनिमम कंसेप्ट आपको चाहिए होगी। इनको यूज करिए इन सब चीजों को, जो क्वेश्चन बैंक तुम्हारे एग्जाम वाले, ये सभी एग्जाम वाले क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे और ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करते चलो, ये जरूरी है। वो मैं भी करवाऊंगा, बट आपका फर्ज बनता है अभी कि आपने जैसे क्लास देखा इसके बाद उसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर उसमें से जो समझ में नहीं आ रहा, चैप्टर टू चैप्टर प्रैक्टिस करते चलो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है करो यार, है ना, मैं हूं। कन्वेंशनल करना है वो करो, ऑब्जेक्टिव करना है वो करो, नहीं समझ में आए तो सीधा सीधा क्वेश्चन भेजने का, फटाक से बता देंगे। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं रखने का, बनना है तो बनना है। क्या एक मिनट, एक छोटा सा जानवर घुस गया था, रेंगने वाला जानवर। ठीक है, फ्लोर के ऊपर घूम रहा था, तो मम्मी जी को बुलाए, नीडर झाड़ू के साथ झाड़ू दबा के पकड़ के फेंक दिया गया। मतलब चमैन उसको बोलते हैं ना, इतना लंबा सांप जैसा होता है, वो बड़ा डेंजर होता है। किसी के कान वान में घुस जाए ना रात में सोते वक्त, तो फिर गया अल्टीमेटली वो बंदा। नोट कर लिया? ये वाला क्वेश्चन करिए, ये गेट का क्वेश्चन है भैया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका। ए थिन रॉड ऑफ 10 mm डायमीटर, रॉड है, इसका डायमीटर 10 mm है, इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ इतना, वन डायमेंशनल लोडिंग लग रहा है। पूछ रहा है आपसे सवाल कि व्हाट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बस इतना, और कुछ नहीं पूछा। तो क्या जवाब होगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस, देखो वन डायमेंशनल लोडिंग लग रहा है, तो वन डायमेंशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको दिखेगा सिग्मा 1 का वैल्यू, और सिग्मा 2 का वैल्यू दिखेगा 0। सिग्मा 1 का वैल्यू कितना दिखेगा? ये लोड है ना, तो दिस लोड दैट इज 7850 डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है π/4 × 10², दिस इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, शियर स्ट्रेस पूछा है, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर यही है, मतलब इसी प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो यहां से 45 डिग्री के एंगल पे प्लेन के ऊपर एक स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपको मतलब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी? टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1/2, मतलब जो भी ऊपर निकलेगा उसका आधा। सो जो वैल्यूज आपको निकलेंगे, ऑप्शन वहां पे क्वेश्चन में दे रखा था 100, 0, 50, इस तरह से। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, सिग्मा 2, टाउ मैक्स। तो ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, ये चीज समझना, खास करके ये वाला इक्वेशन ध्यान रखना। ये हम यूज करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर में। देखो थ्योरी ऑफ फेलियर में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली मटेरियल को डिजाइन करना सीखेंगे।
जैसे कोई भी स्टील स्ट्रक्चर है तो अलग अलग तरह का मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल, जैसे माइल्ड स्टील ले लो, ब्रिटल मटेरियल। तो जैसे हमने बोला है डक्टाइल मटेरियल का जो डिजाइन स्ट्रेंथ है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एक आती है, तो उसमें फेलियर होगा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। व्हाट इज दैट वैल्यू? सिग्मा वाई बाई 2। तो लोडिंग के कारण जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है दैट मस्ट बी लेस देन सिग्मा वाई बाई 2। सारा लॉजिक वहां पे डेवलप करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर में, इन्हीं सब चीजों से निकल के जाएगी, है ना। तो इसलिए ये चैप्टर यहाँ जितने भी फॉर्मूला मैंने बता रखे हैं, जितने भी केसेस जो भी हम पढ़ा रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है। ओके, थ्योरी ऑफ फेलियर को एज ए अलग टॉपिक कंसिडर करेंगे। 5-6-7 तरह का थ्योरी ऑफ फेलियर है, देखेंगे वहां पे, है ना, एक एक करके देखेंगे कि कौन सा थ्योरी ऑफ फेलियर क्या कहता है, किस तरह के मटेरियल के लिए सुटेबल है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो वो देखेंगे, नोट करिए। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को। इन 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट किसी पॉइंट पे 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन को हम जनरली 5 मैक्स से लिखते हैं ना। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या? अरे जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या था? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसी तरह शियर ये अपस्लाइन इक्वल टू इतना, है ना। इसी तरह शियर स्ट्रेन होता है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन का बात कर रहा है, तो शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम इस पॉइंट पे कितना? 500 माइक्रोमीटर पर मीटर, मतलब 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर बाई मीटर, है ना। तो स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, तो ये फॉर्मेट में आएगी। इक्वल टू क्या? टाउ मैक्स बाई जी। जी बराबर कितना? जी बराबर तुमको दे रखा 80 जीपीए, माने 80 इंटू 10⁻³ एमपीए। तो टाउ मैक्स बराबर 500 इंटू 10⁻⁻6, 80 इंटू 10⁻³ करोगे 40 मेगापास्कल निकल जाएगा। तो ये 40 मेगापास्कल आ जाएगा, देखो। तो टाउ मैक्स बराबर 40 मेगापास्कल का मतलब क्या है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, यही मतलब है ना। मतलब यहां से तुमको क्या निकल के आ रहा? देखो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। कितना? 40 गुना 80 मेगापास्कल, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक। आगे पढ़ो क्वेश्चन, यहां तक में तो यही निकाल लिया। The sum of normal stress on the mutually perpendicular plane at that point is 40 megapascal। इसी पॉइंट पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का सम है वो कितना है? 40 मेगापास्कल। मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस है यहीं पर वो है 40 मेगापास्कल। मतलब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू 40 मेगापास्कल, ये कह रहा है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व हो जाएगा, और द प्रिंसिपल स्ट्रेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल जाएगा। सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट सिग्मा 1 इक्वल टू 60 मेगापास्कल, ठीक है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू 60 निकल गया, तो यहां से इस इक्वेशन को देखते हुए सीधा यहां से बता दो सिग्मा 2 इक्वल टू -20 मेगापास्कल। इस तरह से चीजें सॉल्व की जाएंगी। इजी इजी, लिख लो। तुम मिले दिल खिले और जी, नोट डाउन करिए। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर का बेसिक जो भी आपको मैं बताना था मैंने आपको बता दिया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब चलेंगे मोहर सर्कल के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लासेस लेंदी हो जाता है। कुछ बच्चों ने बोले सर बहुत लंबा पढ़ा दिए, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा दिए 3.5 घंटे कर करके, है ना। 2-2.5 घंटा 3.5 घंटा सॉइल मैकेनिक्स चला। तो इसमें क्या है कि कुछ बच्चे परेशान होने लगते हैं, उतना लेंदी सिटिंग, लेकिन सिटिंग हैबिट डालना होगा। सोम में भी खींचेंगे हम लोग, है ना। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर है, उसको एक ही वीडियो में निपटाएंगे। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक ही वीडियो में निपटाएंगे। ऐसा तो वो हो सकता है 2.5-3 घंटे में निपट जाए, तो ऐसा करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। नहीं तो लेंदी हो जाएगा ज्यादा, तो फिर आपके लिए भी दिक्कत है।
मतलब ज्यादा सारा क्लास 70-80 क्लास 1-1 घंटा करेंगे, 70-80 घंटा तो हमको ऐसे ही पढ़ना है। ओके, तो फिर भी मैं उसको कम करने का कोशिश करूंगा, एडिशनल बातें कम करेंगे, सीधा क्वेश्चन आंसर, थ्योरी कंसेप्ट डिस्कशन ऐसे। कैसा लग रहा है क्लास आप लोग बताना, और चीजें समझते हुए पढ़िए, मैं आपके साथ हूं अभी फिलहाल, चीजें समझ लीजिए, जितना भी मुझे आ रही है वो सारा का सारा चीज मैं आपके अंदर डाल दूंगा, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, तो अच्छे से समझते हुए चीजों को पढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।